राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ विधानसभा में 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। दरअसल जेसीसीजे के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। खैरागढ़ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। कांग्रेस जहां 3.5 साल के कामों पर मिशन 71 को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार की वादाखिलाफी और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर माहौल बना रही है। इन सबके बीच में दिवंगत देवव्रत सिंह की पहली और दूसरी पत्नी के बीच भी उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष तेज हो गया है। ऐसे में सवाल यह कि जनता किसे पसंद करेगी। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद खैरागढ़ सीट के लिए चौथा उपचुनाव होने जा रहा है। इसके पहले कांग्रेस ने बीते 3 सालों में दंतेवाड़ा, चित्रकोट और मरवाही विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की और विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 70 तक पहुंच गई। अब इस संख्या को 71 करने के लिए कांग्रेस संगठन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वैसे भी खैरागढ़ विधानसभा ज्यादातर कांग्रेस के पास ही रही है। कांग्रेसी इसे अपना गढ़ मानते हुए जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस जनता के बीच 3.5 साल के कामों को लेकर जा रही है। कैंडिडेट है और सभी आवेदक हैं, चुनावों पे भी विचार विमर्श हुआ है और जो फैसला है हाईकमान पास भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला। वहीं नामांकन से पहले एक बार फिर राज परिवार में विरासत से जुड़ा विवाद चुनौती बनकर सामने आया है। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की तलाकशुदा पत्नी पद्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने सोमवार को रायपुर में पत्रकार वार्ता करके देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाकर प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। जो महिला इतना बड़ा धोखा देकर के राजा साहब को 11 करोड़ रुपए लेकर के पैतृक संपत्ति को बिकवा कर 11 करोड़ लेके, तो वो छोटे छोटे 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चों को छोड़ के, मासूम बच्चों को छोड़ के वो 11 करोड़ रुपए लेके नितिन पंत के साथ में अपना घर बसा चुकी थी। फिर उनकी इस मृत्यु के बाद, उनके स्वर्गवासी होने के बाद वो फिर से आके उनकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं। वो खैरागढ़ की रानी होने की दावा कर रही हैं और वो टिकट का दावेदारी कर रही हैं। इधर भाजपा ने खैरागढ़ चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए 4 वरिष्ठ नेताओं की पर्यवेक्षक समिति बनाई है, जो खैरागढ़ में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर पैनल बनाकर प्रदेश चुनाव समिति को नाम भेजेंगे। देखिए, खैरागढ़ के उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी, संगठन की दृष्टि से गतिविधि तेज हो गई है और पर्यवेक्षक भी गए हैं, चर्चा भी की है, बातचीत भी की है। चुनाव समिति की बैठक होगी और चुनाव समिति में जो नाम आएंगे उसको केंद्र को भेज दिया जाएगा और इसका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा को करोड़ों के विकास की सौगात दी है। इधर भाजपा अपने 15 साल के सत्ता के दौरान खैरागढ़ में किए गए कामकाज और कांग्रेस के वादा खिलाफी को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा कि खैरागढ़ की जनता किसे आशीर्वाद देती है। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खैरागढ़ में 17 मार्च से नामांकन शुरू होगा। परिणाम 16 अप्रैल को आएगा। खैरागढ़ राज परिवार के सदस्य देवव्रत सिंह के निधन के बाद हो रहे इस उपचुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। होली से पहले दोनों दलों के पर्यवेक्षक खैरागढ़ में डेरा डाल रहे हैं और तैयारी की जा रही है। दावेदारों को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर किसका चयन किया जाए, कौन ज्यादा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जहां कांग्रेस ने बैठक की है और चर्चा दावेदारों को लेकर की गई है, तो वहीं भाजपा ने भी खैरागढ़ चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए 4 वरिष्ठ नेताओं की पर्यवेक्षक समिति बनाई है, जो खैरागढ़ में पार्टी पदाधिकारियों
और जनप्रतिनिधियों से चर्चा का पैनल बनाएगी और प्रदेश चुनाव समिति को नाम भेजा जाएगा। हालांकि विकास का भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा को करोड़ों के विकास की सौगात दी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी आ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत आपका भी। जितेंद्र मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन भंसाली जी आप से करूंगी, क्या तैयारियां हैं इस उपचुनाव को लेकर? हालांकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें आपकी पार्टी ने ही जीत हासिल की है, जो 70 से 71 का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, पूरा कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो अपने 3.5 साल के कार्यकाल को लेकर आम जनता के बीच जा रही है। 2018 के बाद के हम दिल्ली चुनावों की बात करें, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे नगर पंचायत के हो, चाहे नगर निगम के हो, नगरीय निकायों के हो या विधानसभा के उपचुनाव हो, सभी में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। खैरागढ़ की सीट भी हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं, हमारे काम के बूते पर। और कोई बात ही नहीं, हमने जो काम किया है जन लोकता कल्याणकारी कार्य किए, जिसके प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। और प्रदेश में एक सुशासन की जो लहर है, निश्चित तौर पर खैरागढ़ की सीट जो है वो हम जीतेंगे और विधानसभा में 70 से 71 की संख्या हमारी होगी। ठीक है राजीव जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने जो 3.5 साल काम किया उस पर भरोसा है, जनता हमें पसंद करेगी, और आप लोग उनकी नाकामियां गिनाकर आप चाह रहे हैं कि आपको जनता वोट दे देगी। राजीव जी। हाँ देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, सुशासन का वादा किया था, पूरा कुशासन है, यहाँ पर अपराध गढ़ बन गया है। कांग्रेस ने वादा किया था शराबबंदी का, तो ठीक है, दंतेवाड़ा चुनाव में इन्होंने जीता, चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग करके इन्होंने जोगी जी के निर्वाचन क्षेत्र तो वहां पे जीत दर्ज की है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आचार संहिता, जो चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और अगर सही चुनाव हुए, अगर आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाता है, तो निश्चित रूप से खैरागढ़ का, जो छत्तीसगढ़ का एक सेमीफाइनल कह सकते हैं, तो खैरागढ़ में हमारी जीत दर्ज हुई और इस दुर्ग को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि इसके पहले भी कोमल जंगेल भी जीत चुके 2008 में, और बहुत संभावना है कि वहां के जो नागरिक हैं उनका, अभी आप देखेंगे जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें भी बराबर प्रतिशत मिला भारतीय जनता पार्टी को। वंदना जी, तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज वहां। अच्छा राजीव जी, प्रत्याशियों को लेकर जो मशक्कत कर रहे हैं उसमें चर्चा यह भी हो रही कि फिर से आप कोमल जंगेल को उतार सकते हैं, क्योंकि पिछली बार कम मार्जिन से वो हारे थे। जी, वो राज परिवार के स्वर्गीय देवव्रत जी थे, उसके बावजूद भी बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई इस चुनाव के जीतने के लिए लग जाएगी, और मुझे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को दृढ़ विश्वास है कि इस खैरागढ़ का जो गढ़ है उसे हम जीतेंगे और खैरागढ़ के रण में हम विजयी होंगे। और कोमल जंगेल जी भी हो सकते हैं, हर कार्यकर्ता को अधिकार है पार्टी के टिकट का। तो प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जीत दर्ज हमारी होगी। वंदना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? जितेंद्र जी सुन पा रहे हैं सर? जी आवाज आ रही है, बताइए आप। जितेंद्र जी, ये मुकाबला आपको सीधी टक्कर में दिखाई दे रहा है भाजपा कांग्रेस की, या फिर जो विरासत को लेकर जंग चल रही है, देवव्रत सिंह की पत्नियां दोनों आपस में संघर्ष कर रही हैं, विरासत को लेकर जंग है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? देखिए, मैं आपको खैरागढ़ के राजनीतिक परिदृश्य से 2 मिनट समय लेकर बताना चाहूंगा। जी जी। खैरागढ़ में बेसिक जो खैरागढ़ विधानसभा 73 है, यहाँ पे अभी तक राज परिवार का ही वर्चस्व रहा है। यहाँ कुल चुनाव में 11 बार राज परिवार के सदस्य, जिसमें 7 बार श्रीमती रश्मि देवी सिंह, जो देवव्रत सिंह की मां है, जो हमारे बीच नहीं रहे, देवव्रत सिंह जी, और स्वयं देवव्रत सिंह 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जो आखिरी चुनाव देवव्रत सिंह जी का था, वो उन्होंने कांग्रेस की बनस्पत जोगी कांग्रेस से चुनाव जीता है। इसलिए, और देवव्रत सिंह के जाने के साथ ही यहाँ जोगी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला अभी फिलहाल दिख रहा है, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा में है। देवव्रत सिंह का भी झुकाव, और देवव्रत सिंह के जाने के बाद उनका जो परिवार है, जिन्होंने आपने उनकी पत्नी का जिक्र किया है, पूर्व पत्नी, अब उनसे तलाक हो चुका है उनका, उन्होंने फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, और वो कांग्रेस से श्रीमती पद्मा देवी सिंह कांग्रेस से टिकट चाह रही हैं। और उनके अलावा भी कांग्रेस से पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता सरकार प्रदेश में है कांग्रेस की, तो 40 से अधिक नाम टिकट के लिए अभी तक सामने आए हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और भाजपा में, भाजपा पिछला चुनाव
देवव्रत सिंह जोगी कांग्रेस से जीते थे, महज 800 मतों का अंतर था। इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला या सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। हाँ। अच्छा नितिन जी, ये माना जा रहा है कि सहानुभूति बटोरने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए आप लोग पद्मा देवी को चुनाव में उतार सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस में टिकट वितरण का, टिकट देने का एक प्रोसेस होता है। कल इस विषय में मीटिंग भी हुई है। मीटिंग के बाद जो सिलेक्शन में जो नाम आए हैं, जिन लोगों ने आवेदन दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट के लिए, उसमें से बिल्कुल चयन समिति जो है उसका चयन करेगी। और कहीं कहीं सहानुभूति में तो चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि हम हमारे जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कामों को लेकर जनता के बीच में जनादेश और आशीर्वाद देने जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। जनता फिर से कांग्रेस को वहां पर। लेकिन बीजेपी आश्वस्त को कह रहे हैं कि पिछली बार कम मार्जिन से हारे थे, इस बार जीत जाएंगे। अब वो कम ज्यादा की बात मैं नहीं करूंगा, जीतेंगे। और मैं ये भी दावा करता हूं कि 20,000 से ऊपर से जीतेंगे। चलिए ये भी मैं बोल दूं। हार तो बीजेपी ने मान ली। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर प्रशासन की मशीनरी का उपयोग कर लिया, चुनाव आचार संहिता का ये कर लिया। यदि ऐसा करेंगे तो देखिए, पहले ही हार मान ली है। हारने के बाद की पटकथा का जो गाना लिखना है, वो गाना तो पहले ही लिखा गया है। उसी गाने को ये गाना शुरू कर दिए। तो मुझे तो इनकी बात से ही ये फील हो रहा है कि इन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। हर विधानसभा में 70 से 71 विधायक होंगे। जो घटनाएं हुई है मैं उसके बारे में बताया हूँ। दंतेवाड़ा उपचुनाव में क्या हुआ था, मरवाही उपचुनाव में क्या हुआ था, वो कहानी बता रहा था नितिन जी। ये क्या जब शासकीय स्कूल को मांगा गया, आपकी सरकारी मिशनरी से आयोग को मना कर दिया कि आपको दे नहीं सकते सभा पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के लिए सभा भवन तैयार। राजीव जी हार मान चुके थे, जाके बोलना था, शिकायत करने की कार्रवाई। हमने ईवीएम पे कभी शिकायत नहीं की। आप लोग करते हैं हारने के बाद की ईवीएम में गलती थी। हम तो कहते हैं कि सारे विपक्षी दल बोल रहे थे, हमने तो अभी ये बोला, अभी आप बोल रहे हो। राजीव जी सुनिए तो, राजीव जी पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित हो रहे हैं आप? नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं वंदना जी। इलेक्शन हो तो जाने दीजिए, कोई कमी होगी तो आप शिकायत कीजिएगा। नहीं, हम शिकायत निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, ये चुनाव में तो हम जीत रहे हैं क्योंकि मतदाता अजीज आ चुके हैं, मतदाता दुखी है, और इस चुनाव में जनता बिल्कुल बदलाव करेगी, और बदलाव का छत्तीसगढ़ का आगाज खैरागढ़ से होगा। लेकिन जो आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी पिछले उपचुनाव में, मैंने उसका जिक्र किया तो नितिन जी बहुत नाराज हो गए, तिलमिला रहे हैं। अरे राष्ट्रीय दल ठीक है, आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर लीजिए, उसके बावजूद भी हम जीतेंगे। कोमल जंगेल जी जैसे किसान पुत्र हो, हाल और महल की लड़ाई है, कोई भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेघ का घोड़ा चल चुका है। जिस प्रकार 4 राज्यों में प्रदर्शन हुआ है, उसी प्रकार से खैरागढ़ में भी वो प्रदर्शन दोहराया जाएगा। अच्छा नितिन जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जैसा दूसरे राज्यों में हाल हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। जी निश्चित रूप से, नितिन जी। और जो देहरादून की ठंडी, राजीव जी रुकिए, सुन लीजिए सर, नितिन जी बोलेंगे, बोलिए। अरे भाई, अभी खैरागढ़ चुनाव पे चर्चा हो रही है, खैरागढ़ में बात करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। अभी तो आपने पहले ही बोल दिया कि क्या वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा, मशीनरी का उपयोग होगा। तुम तो पहले ही भाई, आप लोग तो पहले ही पटकथा लिख चुके हो, चुनाव हार रहे हो। मैंने तो मार्जिन का करा दिया, इसके ऊपर मार्जिन से चुनाव जीते। जनता के जो जाने मिलता है उस खुश है। पेट में दर्द अगर किसी को है तो सिर्फ आप लोगों को पिक्चर देख के आओ भैया, उधर कश्मीर लगी है, जाके देख के आइए थोड़ा। काफी उस विषय पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने पूरी टिकटें बुक करवाई है सारे विधायकों और मंत्रियों के लिए। आप भी चले जाओ, ले जाएंगे रमन सिंह की पिक्चर देख के आओ। वहां से निकले तो कल गंगू भाई काठिया वाली चले जाना। आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है, मुद्दे नहीं है प्रदेश। अरे बहुत बदलने का काम है नितिन जी। ये भय, भूख और भ्रष्टाचार के शासन को उतारना है छत्तीसगढ़ से, बहुत काम है। जनता के बीच में संघर्ष करना है, इस उपचुनाव को जीतना है।
क्योंकि खैरागढ़ ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, काफी जद्दोजहद बीजेपी की ओर से की जा रही है इस इलेक्शन में जीतने की बात होगी, लेकिन इससे पहले भी उपचुनाव हुए लेकिन बीजेपी वहां पर नहीं जीत पाई है। ऐसे में अब बीजेपी का जो आपको यहाँ पर माहौल नजर आता है वो क्या कहता है, आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं खैरागढ़ विधानसभा को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना चाहता हूं जी। अभी 1 महीने पहले तकरीबन यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए हैं। यहाँ पे टोटल 20 सीटें थी, जिसमें से 10 कांग्रेस और भाजपा ने जीती है, और टास में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस ने टास में जीता है। इसलिए यह कहना कि किसी एक तरफ चुनाव जा रहा है संभव नहीं है। कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है। पिछला चुनाव देवव्रत सिंह ने जातिगत समीकरणों को ध्वस्त करते हुए जीता था। यहाँ पे खैरागढ़ में 2008 में डॉक्टर रमन सिंह ने हल वर्सेज महल का मुकाबला दिया था, जिसमें कोमल जंगेल चुनाव जीत के पहुंचे थे। अब उल्टा यहाँ पर होते दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस को हल और भाजपा को महल का नारा देना पड़ेगा। तब दोनों के बीच मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। हाल ही में भूपेश बघेल ने, जो सीजी के सीएम है, उन्होंने जिला बनाने की बात की थी। इसके पहले भाजपाइयों ने भी जिला बनाने की बात की थी, लेकिन खैरागढ़ जिला बना नहीं है। विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, आपको 15 कल से इसका नामांकन चालू होगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिला बनाने के लिए है, जहां की जनता परसों भी रैली निकाल चुकी है और जिला बनाने की मांग कर रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि खैरागढ़ में जिला बनाने का जो मुद्दा है, इस चुनाव में किसी भी दल को बहुत भारी पड़ने वाला है। राजीव जी, फोकस इस बार ओबीसी पर आपका? बिल्कुल। देखिए वंदना जी, हम तो जातिगत और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धर्म और जाति इंजीनियरिंग कांग्रेस हमारे लिए तो राजनीति नहीं करते, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, हम देश को राष्ट्र की बात करते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो पिछड़े जाति के बंधु जो सोशल इंजीनियरिंग कहता है खैरागढ़ का, वो हमारे पक्ष में दिख रहा है इस बार। क्योंकि चाहे उच्च जाति के लोग हो या निम्न जाति के लोग हो या ओबीसी बंधु हो या वन बंधु हो, सारे लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। और वंदना जी, जो सबसे बड़ी बात है, जो कानून व्यवस्था की शोचनीय स्थिति है, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिसमें कांग्रेस पार्टी सरकार से फेल हो गई है। इसीलिए निश्चित रूप से पूरे खैरागढ़ की जनता का सहयोग और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जनता फिर विकास भी देखेगी। जी है, वो ठीक है, वो तो काम है, जो सरकार में रहेगी काम करेगी। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मात्र 1.5 वर्ष बचे हैं, और उन 1.5 वर्षों में जनता ये जानती है कि सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, तो क्यों ना आगाज यहीं से करे। तो आगाज को अंजाम अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। जितने समीकरण है, चाहे ये कुशासन हो, भ्रष्ट भय भूख भ्रष्टाचार की बात हो, या चाहे यहाँ पर विकास की बात हो, जो विकास 15 साल में जो सुशासन में जो विकास हुआ था, वो अधूरे विकास कार्यों के लिए निश्चित रूप से खैरागढ़ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। और भूपेश बघेल की घोषणाएं कर रहे हैं। ठीक है, नितिन जी कह रहे हैं वादे आप लोगों ने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता हमें चुनेगी। ठीक है नितिन जी। और जो मैंने कहा ना, 4 राज्यों की जीत है, उसकी जो सुखद हवा आ रही है, उसकी जो हवा के भरोसे है भंसाली जी। ठीक है राजीव जी, उनको बोलने दीजिए ना, नितिन भंसाली जी बोल रहे हैं। नितिन जी कह रहे हैं कि हवा के भरोसे हैं, हवा लहर हमारी तरफ चल रही है, तो हमारी ही जीत होगी यहाँ पर। जी, आप मेरे सवाल कर रहे हैं? मुझे लग रहा है उत्साह में नहीं, अति उत्साह में बोल रहे हैं। देखिए, हर राज्यों के हर चुनावों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। छत्तीसगढ़ की फिजा ऐसी नहीं है। अभी ये खुद बोल रहे थे कि अधूरे वादे जो हमारे थे उन्हें पूरा करना है, तो खुद ये बोल रहे हैं कि अधूरे थे। भाई 15 साल किया क्या? आलू छिला, मटर छिला क्या देख के कि बोलते हुए वादे अधूरे थे? बिल्कुल नहीं। एक चुनाव एक तरफा है। हमारे सम्मानीय पत्रकार साथी कह रहे थे कि नगरीय निकाय चुनाव में 10-10 सीटें थी, तो बिल्कुल ये मुकाबला ये कहा जा सकता है कि एक तरफा नहीं है। तो मैं बता दूं कि वो जो चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, नगर पंचायत के हो या पंचायत के, अलग अलग मुद्दे होते हैं। इन चुनावों के अलग इश्यूज होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, लोकसभा के अलग। हम मन बना चुके हैं पूरा। हमने जैसा कि कहा कि हम हमारे 3.5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कामों को लेकर जनता के बीच है। जनता निश्चित तौर पर हमें बहुत कांग्रेस के पक्ष में लगाएगी। और 2018 से उठा के देख लीजिए आप, सारे चुनावों में कांग्रेस ने परचम लहराया है, और हम वापस 70 से 71 होने जा रहे हैं। अब जागृति आ गई है नितिन जी। लेकिन राजीव जी बताइए ना, दंतेवाड़ा, इससे पहले चित्रकूट, मारवाही, सब जगह तो ये जीत गए हैं।
ये कह रहे हमारे काम पर तो जनता ने मोहर लगाई। नहीं देखिए, वो सरकार को जब नई सरकार थी तो लोगों का जोश था कि तारतम्य बने, उसके बावजूद भी अगर सही तरीके से चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। मैंने कहा ना कि आदर्श आचार संहिता का खुलेआम धज्जी उड़ाई गई, हमें मैदान करने के लिए हमारे, तो ये पहले से ही पत्रकार लिख रहे हैं। आप यही बोलेंगे। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, ये क्या कोई परंपरा बन गई है, फैशन बन चुका है ये सत्ता पर आरोप लगाना कि मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है, कभी ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है? देखिए, तो राजनीतिक दलों का मैटर है। लोग हमेशा जो दल हारता है वो खामियां निकालता है, जो जीतता है वो जनता का आशीर्वाद और श्रेय बताते रहता है। जहाँ तक खैरागढ़ का सवाल है, जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि खैरागढ़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी भी एक दल को अपन क्लियर कट की एक तरफा जो राजनीति में फिलहाल नहीं होता, एक तरफा खैरागढ़ में नहीं है। खैरागढ़ की राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी है। यहाँ पर कांग्रेस भी सीट पे नहीं है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे पिछला चुनाव, गिरिवर जंघेल, वो तीसरे स्थान पे थे और भाजपा यहाँ दूसरे स्थान पर थी। हालांकि इस बार भाजपा की पोजीशन, चूंकि भाजपा विपक्ष में है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि भाजपा का भी यहाँ पे ज्यादा प्रभाव है, लेकिन मुकाबला यहाँ पे राजमहल यानी राज परिवार वर्सेज अन्य के बीच में है। यहाँ राज परिवार के प्रभुत्व को, प्रभाव को आप किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 11 बार यहाँ राज परिवार का दबदबा रहा है और यहाँ से इस बार बीजेपी के जो नाम चल रहे हैं उसमें भी राज परिवार के नामों पर भी बीजेपी विचार करने जा रही है। जी राजीव जी, इस हिसाब से तो आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी वंदना जी, हम तैयार है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में तैयार है और जन जन तक पहुंच चुके हैं। जो भूपेश बघेल सरकार की नाकामियां हैं और जो हमारी पिछले 15 साल की सफलता थी, उन सारों को मिलाकर हम चुनावी मैदान में आएंगे और 15 साल फिर सवाल उठ जाता है ना सर, 15 साल अगर सफलताएं थी, आपने इतना काम किया, जनता ने आपको नकार। वंदना जी, वो सफलता इसलिए थी कि छत्तीसगढ़ मूलतः कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। मध्य प्रदेश में भी यहाँ के समीकरण से सत्ता आती थी मध्य प्रदेश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 बार हमें मैंडेट मिला है, जो 3 बार हमें जन समर्थन मिला है, वो सफलता कहती है कि हम विकास पर भरोसा करते हैं और उस विकास जो औद्योगिक विकास हुआ है, जो जो राजनांदगांव के जो बहुत अच्छा अधिकारी आपने जल्दी 15 साल पे आ गए, हमारे 15 वर्षों की सरकार जवाब देना चाह रहे हैं आपको। सुनिए राजीव जी, रुकिए, बोलिए नितिन जी। इतना विश्वास इन्होंने कहा कि हमने इतना विकास किया, हमने ये किया, छत्तीसगढ़ गढ़ होता था कांग्रेस, छत्तीसगढ़ आज भी कांग्रेस का गढ़ है, था और रहेगा। वो आप लोगों ने जो झूठ फरेब की राजनीति आप लोगों ने सरकार चलाई, जिसका खामियाजा जनता ने भुगता है और जनता जीत चुकी है और जनता ने आप लोगों को आने वाले 20 सालों तक रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के लिए जाने का शंका की बात नहीं है, बल्कि जो दूसरे राज्यों में प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर एक उम्मीद है कि कम से कम छत्तीसगढ़ में तो नैया पार लगेगी। देखिए, खैरागढ़ में उम्मीद तो बीजेपी को है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सत्ता सरकार कांग्रेस की है, यहाँ पे हाल ही में भूपेश बघेल ने 50 बेड अस्पताल की घोषणा की है। तकरीबन एक सप्ताह पहले जो उन्होंने बजट दिया है उसमें 50 बेड अस्पताल के अलावा जो भी विकास के मुद्दे थे, जो विकास की क्षेत्रीय मांग थी, उन्होंने पूरा किया है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि राजनांदगांव जिला डॉक्टर रमन सिंह का जिला है, वो राजनांदगांव से विधायक भी हैं और यहाँ पर भाजपा का प्रभाव है। भाजपा के प्रभाव को आप दरकिनार और इनकार नहीं कर सकते, इसलिए जो भाजपा की उम्मीद है वो भी कहीं गलत नहीं है। जी अच्छा राजीव जी, क्योंकि ये रमन सिंह का इलाका है इसलिए आपको लग रहा है कि जीत हो जाएगी? बिल्कुल, वो एक बहुत प्रभावकारी मुद्दा है कि बात कई विधानसभा राजनांदगांव में डॉक्टर साहब हैं, उनका प्रभाव है और जिम्मेदारी नहीं दी है पार्टी ने। परिषद हुआ करता था, जब जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में पैदा हुई, उसके पहले से भी खैरागढ़ जब विधानसभा नहीं हुआ करता था, दूसरे विधानसभा में मर्ज हुआ करता था, उस समय भी वहाँ जनसंघ का प्रभाव था और वो जो संस्कृति है वो बच्चे बूढ़ों में वो संस्कृति आज भी है और बदलाव चलते रहती है। पिछला बदलाव उन्होंने योगी कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस को भी नहीं दिया था, तो मुझे विश्वास था कि इस बार वो बदलाव की बयार जो चल रही है
वो भारतीय जनता पार्टी को विधायक बनाकर आगाज करेंगे। जो 2023 का सत्ता का सेमीफाइनल खैरागढ़ है और खैरागढ़ से छत्तीसगढ़ का जैसे नगरीय निकाय चुनाव में भी हमको अच्छा देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में भी इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उसके बावजूद भी हमने नेक टू नेक फाइट किया है। और वो जो नेक टू नेक फाइट है, ये जो ठीक है नितिन जी, इनको लगता है कि जनता यहाँ की बदलाव चाहती है, बदलाव करती है, इसलिए इस बार बीजेपी को चुनेगी। लास्ट कमेंट आपसे नितिन जी। क्यों चुनेगी बीजेपी को? एक वजह से बताइए, तो खुद कह रहे हमारे अधूरे काम बचे थे इसलिए हम जीतेंगे। तो काम ही जिन्होंने अधूरे किए भाई, 15 साल में वो काम पूरे नहीं कर पाए, वो किस मुंह को लेकर जाएंगे जनता के सामने? क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के सामने? जनता इन्हें आने वाले 20 वर्षों पर रिजेक्ट कर चुकी है। हम 70 से 71 हो रहे हैं और खैरागढ़ विधानसभा की सीट हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, ये मैं दावा करता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबके अपने दावे हैं। खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव जो होने वाला है उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि हमारा इलाका है, कांग्रेस कह रही है हमारा गढ़ है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि खैरागढ़ की जनता इस बार किसे आशीर्वाद देती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। नमस्कार।